गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विसेज एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो मैंने कमेंट बेस्ड वीडियो बनाया है। मैंने आप लोगों का कमेंट पढ़ा। कमेंट में मैंने देखा कि एक स्टूडेंट ने डिमांड किया कि सर स्पीच की एक वीडियो होनी चाहिए। स्पीच मतलब नरेशन की वीडियो होनी चाहिए। उस स्टूडेंट ने बिल्कुल सही कमेंट किया और उसके कमेंट का प्रत्युत्तर देते हुए मैंने डिसाइड किया कि आज का जो हमारा वीडियो होगा वो नरेशन के ऊपर ही होने वाला है। दोस्तों, ये नरेशन इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी एग्जाम में आप यूपीएससी के एग्जाम से ले लीजिए और एक चपरासी लेवल तक का एग्जाम ले लीजिए, जिस किसी में भी इंग्लिश आती है तो उसमें स्पीच से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलते हैं। आपके एसआई की मैं बात करूं तो उसमें तो आपको एवरेज ऑन 5 क्वेश्चन आप मान के चलिए। बड़ा सरल सा टॉपिक होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस टॉपिक को लेकर के भय खाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज से आपका ये भय जो है तो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। एक चीज और, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज से आपको इंग्लिश की और साइंस की रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस मिलेंगी। पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं, टाइम ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो इसको ये समझना है कि नरेशन को आजकल स्पीच भी कहते हैं। एग्जाम में आजकल स्पीच भी लिखा मिल जाता है। उसी तरह से जिस तरह से डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच। एक चीज और मैं बता दूं कि स्पीच की जगह पर कुछ एग्जाम, खास तौर से बैंक वगैरह में देखेंगे कि स्टेटमेंट भी लिखा रहता है। तो एक ही चीज है, स्पीच कहिए एक ही चीज है, नरेशन कहिए एक ही चीज है, स्टेटमेंट कहिए एक ही चीज है। अब समझते हैं कि स्पीच आखिरकार हमारा होता क्या है। जो स्पीकर होता है मीन्स जो बोलने वाला होता है, जो बोलता है, जो वक्ता होता है, जो वो बोलता है, जो कुछ भी वो कहता है, उसके उस कथन को, उसके उस स्टेटमेंट को हम नरेशन कहते हैं, स्पीच कहते हैं अथवा स्टेटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, मोदी जी ने कहा कि आज से लेकर के 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन होगा। तो पत्रकारों ने क्या किया कि सेम उसी सेंटेंस को कोट कर दिया, मतलब हूबहू सेंटेंस को यूज कर दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, उनके कथन को हूबहू यूज कर दिया। यही कहलाता है स्पीच। अब हम सब जानते हैं कि जो हमारे स्पीच होते हैं या नरेशन होता है वो 2 तरह का होता है। बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करिएगा दोस्तों, आज से ये आपका टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। और जहां कहीं भी आपको दिक्कत होगी आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट के ऊपर ही अपना वीडियो लाऊंगा। तो एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। आप समझ जाइएगा, मैंने शार्ट में लिखा, ठीक है। अब देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। एग्जाम में आजकल क्या होता है कि कुछ एग्जाम में या कभी कभी ऐसा नहीं लिखा रहता है कि इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करो। आपको सेंटेंस देखना पड़ता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ता है। तो पहली चीज तो ये समझिए कि आप पहचानेंगे कैसे। एक बुनियादी चीज समझ लीजिए कि अगर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में है तो आपका आंसर इनडायरेक्ट में जाएगा। एक चीज क्लियर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट में है तो आंसर आपका डायरेक्ट में जाएगा, चाहे वहां पास इंडिकेशन दिया हो या ना दिया हो। आपके दिमाग में ये बात फीड होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर हम कैसे पहचाने कि डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। तो इसकी ट्रिक है, डायरेक्ट सेंटेंस जहां कहीं भी लिखा होगा, डायरेक्ट नरेशन जहां कहीं भी लिखा होगा, वो हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होगा। मतलब अगर आपको इन्वर्टेड कामा दिख गया तो आप समझ जाओ कि सेंटेंस कैसा है, डायरेक्ट है। और इसका आंसर कैसे देना है, इनडायरेक्ट में देना है। मतलब इनडायरेक्ट में कभी भी इन्वर्टेड कामा का यूज नहीं किया जाएगा। ये 2 बुनियादी चीजें आपको ध्यान रखना है। पहली चीज तो आपको डायरेक्ट सेंटेंस पहचानना है जिसमें इन्वर्टेड कामा होना चाहिए, ठीक है। अगर इन्वर्टेड कामा आपको दिख गया तो डायरेक्ट स्पीच है, आंसर आपका किस में जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है।
अब हम दोनों में फर्क करना देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे हमें क्वेश्चन करना है वो देखना है। बिल्कुल आप लगातार अंत तक बने रहिए, आपका पूरा का पूरा डाउट जो है आज क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल दे करके। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कहा गया ही सैड टू मी इन्वर्टेड कामा स्टार्ट आई एम अ प्लेयर। दोनों जगह मैंने इन्वर्टेड कामा लगा दिया। अब आपको इन्वर्टेड कामा दिख गया, मतलब आप समझ गए हैं कि ये कैसा है, डायरेक्ट नरेशन है, मतलब डायरेक्ट स्पीच है। आपका आंसर केवल और केवल किस में होगा, इनडायरेक्ट में होगा। ये बात मैंने शुरू में बता दिया। अब देखिए मैं इनडायरेक्ट का भी एग्जांपल दे रहा हूं। रूल्स पर अभी आप मत जाइएगा, रूल्स मैं बाद में डिस्क्राइब करने वाला हूं या डिस्कस करूंगा समझा के। अभी मैं केवल इनडायरेक्ट सेंटेंस लिख रहा हूं। एक चीज ये ध्यान रखिए कि ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता, कुछ भी रहे किसी भी तरह के सेंटेंस में ये जो होता है कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, इसका रूल मैं लिखा दूंगा। सैड टू रहता है तो टोल्ड हो जाता है। ये बात या तो अभी आप ध्यान रखिए या तो अपने रफ पेन में वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपको सुटेबल समझ में आया वो कर लीजिए। तो ये सैड टू है, तो सैड टू पूरा जो है ये पूरा कंप्लीट किस में बदल जाता है, टोल्ड में बदल जाता है। ये मैंने टोल्ड कर दिया और ये भी कभी नहीं बदलता, जो रहता है सेम एज रहता है। ठीक है, इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए अपन कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं, हर समय नहीं, सिंपल सेंटेंस में। कहां कहां चेंज होगा मैं बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी आपको केवल इतना जहन में रखना है कि इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हमें किसका यूज करना है, दैट का यूज। ये फर्स्ट पर्सन है, मैं समझाऊंगा। फर्स्ट पर्सन के स्थान पे क्या आ जाएगा, ही। क्यों आएगा मैं भी बताऊंगा। इज एमआर है तो यहां पास वाज वर हो जाएगा, ही के साथ वाज लगता है, अ प्लेयर। ये आपका शुरू से अंत तक देखिए कहीं पे भी आपको इन्वर्टेड कामा नहीं दिख रहा है, मतलब ये कैसा सेंटेंस है, इनडायरेक्ट है। और यही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, उसको हम समझते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है आपकी आरएस, दूसरी होती है आपकी आरवी और तीसरी होती है आपकी वीआरएस। ठीक है, एक होती है आरएस, दूसरी होती है सपोज करिए आपके किसी दोस्त का नाम हो सकता है आरएस। ठीक है, एक का नाम होता है आरवी और नेक्स्ट का नाम होता है वीआरएस। अब देखते हैं, आरएस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच, नोट करते जाएं, रिपोर्टेड स्पीच। इसका मतलब होता है आरवी का रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। वीआरएस का मतलब होता है, देखो आरएस आप लोगों ने पहचान लिया, ये है आरएस। अब वी फॉर वर्ब, मतलब जो वर्ब आरएस में यूज की जाएगी इसका पूरा नाम होता है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, या मैं शार्ट में आरएस लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि आरएस को आप पहले समझ चुके हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इतनी चीज आपको समझना है। अब ये देखिए आरएस क्या होता है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, सेंटेंस का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है। यहां पास देखिए, डायरेक्ट में आ जाइए, यहां से देखिए आई एम अ प्लेयर, इतना पार्ट जो है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। क्यों है, क्योंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो यहां पास आप इस तरह से लाइन कर लें और यहां अपने समझने के लिए आरएस लिख दें, मतलब इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, आरएस कहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आरवी क्या है। जो सेंटेंस का हिस्सा यहां से लेकर के यहां तक आप देख रहे हैं, ये पार्ट जिसको मैंने बॉक्स में बंद करने का प्रयास किया है, हाईलाइट करने का प्रयास किया है, ये पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई इन्वर्टेड कामा नहीं है। तो जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, आरवी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
एक चीज मैं आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि एग्जाम में क्या होता है कि ये पार्ट इधर दे दिया जाता है, ये पार्ट इधर दे दिया जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं कि सर अब क्या करें। उस सेंटेंस को आप सीधा लिख लें और अपने पुराने नियम की तरह उसको सॉल्व कर लें। मैं बताऊंगा वो करके भी, परेशान मत होइए। अब देखिए भी आर्यस, देखिए तो आर्यस तो आप जानते हैं, इसमें केवल आपको भी जोड़ना है ना। तो आर्यस में जो वर्ब यूज की गई हो, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो इसी एम को हम क्या बोलेंगे, VRS बोलेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक हो गया आर्यस, एक हो गया आरवी और तीसरा हो गया VRS। ठीक है, तो आर्यस क्या हो गया, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है वो आर्यस हो गया। आरवी क्या रहता है, जो इन्वर्टेड कामा से बाहर रहता है वो आरवी हो गया। VRS क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब यूज की जाती है उसको अपन बोलते हैं VRS। ठीक है, ओके। अब देखते हैं डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते कैसे हैं, इसको समझते हैं। देखो, डायरेक्ट स्पीच में जो है 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी वो मैं बताता हूं। डायरेक्ट स्पीच में 3 महत्वपूर्ण चीजें होती। अगर ये कॉन्सेप्ट दोस्तों आपके समझ में आ गया तो फिर आप समझ जाइए कि आपसे इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। पहला चीज होता है इसमें पर्सन की चेंजिंग। ठीक है, किसकी चेंजिंग, पर्सन की चेंजिंग होती है। पर्सन की चेंजिंग को लेकर के कुछ बुक्स में लिखा हुआ रहता है प्रोनाउन की चेंजिंग, तो आपको घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है वर्ब की चेंजिंग। वर्ब की चेंजिंग को आपको आपके बुक में लिखा हो सकता है टेंस की चेंजिंग, बिल्कुल घबराना नहीं है, सेम चीज है। तीसरी जो चीज होती है वो होती है एडवर्ब की चेंजिंग। ठीक है, बस इतनी चीज आपको समझना है, पर्सन की चेंजिंग, वर्ब की चेंजिंग, एडवर्ब की चेंजिंग। अब मैं आपको बताता हूं पर्सन की चेंजिंग कैसे होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, IMP होता है। अगर आपसे ये आ गया, जिसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं, ये समझ में आ गया तो भूल जाइए कि आपसे नरेशन पहले कभी नहीं बनता था। ठीक है, पर्सन हम जानते हैं इंग्लिश में कितने होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, देखिए इसको याद करने का तरीका, मैं बोलूंगा तुम सुनना उसके बारे में। ठीक है, ये सेंटेंस ध्यान में बैठा लीजिए। मतलब बोलने वाला मैं जो होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो यहां पास मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग क्या हो गए, सेकेंड पर्सन। अब सपोज करिए कि यहाँ हम महात्मा गांधी के बारे में कुछ बोल रहे हैं कि उनका जन्म जो है तो पोरबंदर में हुआ, तो उनका जन्म हुआ, मतलब वो कौन हो गए, थर्ड पर्सन हो गए। तो जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनता है, आप लोग जैसे सुन रहे हैं, आप लोग सेकेंड पर्सन होंगे, और जिनके बारे में हम बता रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब समझिए कि जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन के 2 बेटे हैं। ठीक है, तो एक बेटे का नाम होता है मी और दूसरे बेटे का नाम होता है माई। ठीक है ना, इसी को हम ग्रामर की भाषा में बोलते हैं, ये जो लाइन होती है सब्जेक्टिव केस होती है, ये होती है ऑब्जेक्टिव केस और ये होती है पोसेसिव केस। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये देखिए कि जब आई फर्स्ट पर्सन है तो आई के जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट पर्सन होंगे। शेर का बच्चा कभी भी डॉगी नहीं हो सकता, है ना, तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसके बच्चे भी, ये दोनों भी क्या होंगे, फर्स्ट पर्सन। अच्छा, अब दूसरी चीज देखिए, शेर का झुंड भी तो होगा, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि शेर जो है तो भैंस के झुंड में रहे, ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि आई का प्लूरल क्या होगा, वी होगा। ठीक है, अब बी के भी बच्चे होंगे तो वो भी जाहिर से शेर का झुंड है ना, तो शेर के झुंड में बच्चे कौन होंगे, शेर ही होंगे, है ना। तो इसका ऑब्जेक्ट होता है अस और इसका क्या हो जाएगा, अवर। ये 6 जो है क्या कहलाते हैं, फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सबसे पहले आ गया यू, इसके भी 2 लड़के, सभी के 2-2 लड़के होंगे। ठीक है, इसका हो जाएगा यू
और ये हो जाएगा यू। ये लोग बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इनको फैमिली प्लानिंग आती है ना, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, हमारे दो का जो फार्मूला होता है ना, इन लोगों ने बहुत अच्छे से बखूबी फॉलो किया है। ओके, अब आ जाते हैं ही के भी दो बच्चे होंगे, एक हो जाएगा हिम और दूसरे का नाम हो जाएगा हिज, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा सी हर हो जाएगा और यहां पास भी हर हो जाएगा। फिर हो जाएगा इट हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। फिर हो जाएगा दे का हो जाएगा देम और फिर हो जाएगा देयर। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसको आप अपने रफ में बहुत अच्छे से नोट्स बना के इसको रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वॉइस में भी यही काम आती है, क्लास में भी यही काम आती है, इधर स्पॉटिंग करने में यही काम आती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखने में छोटी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपसे आ गया तो इंग्लिश में बहुत सारी चीजें आपसे खुद ब खुद बन जाएंगी। तो ये चीजें हो गई। अब देखते हैं पर्सन की चेंजिंग में। पर्सन की चेंजिंग में एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और वो ट्रिक होती है सन। सन माने पुत्र, मैं इसीलिए मैंने पुत्र का एग्जाम्पल दिया, बेटे का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब यहां पास लिख लीजिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो एस का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन ओ फॉर किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, नो फॉर नहीं चेंज होगा, ठीक है। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। इसका भी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर रफ में नोट्स बना सकते हो, ठीक है। SON लिखना है, 1 2 3 आपको पर्सन लिखना है, एयरटेल का पुराना नंबर भी है, शायद आपको याद हो। तो फर्स्ट का मतलब हुआ I फॉर सब्जेक्ट, सेकेंड O फॉर ऑब्जेक्ट एंड थर्ड N फॉर नो, किसी के अनुसार नहीं होगा। अब इसी को हम एग्जाम्पल देख के समझते हैं कि कैसे एग्जाम्पल में हम कैसे इनका यूज करते हैं। इसके बाद फिर आपको हम समझाएंगे वर्ब की चेंजिंग, ठीक है। देखो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। He said to me, I am a teacher। एकदम सिंपल क्वेश्चन अभी मैं ले रहा हूं। सिंपल क्वेश्चन के बाद जो है आपको टफ क्वेश्चन भी मैं समझाऊंगा। आप बस अंत तक बने रहिए, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम एज रहेगा। सैड टू को मैंने शुरू में बता चुका हूं, हालांकि नियम भी आपको लिखाऊंगा, इसकी मैं अलग से आपको PDF भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो सैड टू को हम किस में कर देंगे, टोल्ड में कर देंगे। मी नहीं बदलेगा, मैंने आपको बताया कभी भी नहीं बदलता। ये वाली चीज और ये वाली चीज ना कभी नहीं बदलती। ये मत सोचिए कि आप मी में है या कि और किसी में है। तो जस्ट मिनट, शायद आपको क्लियरिटी ना आती हो। ओके, अब हम रेडी हैं, अब आपकी क्लियरिटी भी अच्छी आएगी। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, ही सैड टू मी इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम अ टीचर। एकदम सिंपल क्वेश्चन अभी ले रहे हैं, फिर हम जो है तो क्वेश्चन के लेवल को भी बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम एज आ जाएगा। सैड टू किस में होगा, टोल्ड में होगा, तो यहां पास हम क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। मी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए सिंपल सेंटेंसों में दैट का यूज किया जाता है, बाकी में क्या किया जाता है मैं बताऊंगा। अभी आप केवल इतना ध्यान रखिए कि इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, दैट का। तो यहां पास हमने दैट लगा दिया। जैसे आप मैथ में बोर्ड मास जो ब्रैकेट होता है ना, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट तोड़ते हैं। तो बस इसी ब्रैकेट को, इसी इन्वर्टेड कामा को तोड़ने के लिए हमारे पास एक वेपन है, एक औजार है,
और वो औजार क्या है, दैट है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पास देखिए ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन में मैंने बताया था कि आप सन लिख लीजिए, 1 2 3। तो ये देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, एस फॉर सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार जाएगा। तो आई के स्थान पे क्या लिख दोगे, ही लिख दोगे। ये हो गई बात, ठीक है। अच्छा, वर्ब की चेंजिंग अभी नहीं बताया हूं, लेकिन एक ट्रिक ध्यान रखिए, जितना प्रेजेंट होता है ना वो सब कहां जाता है, पास्ट जाता है। ठीक है, और जितना पास्ट होगा कहां जाएगा, और पास्ट जाएगा। क्योंकि देखो जो आपकी वर्ब होती है ना वो हमेशा, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है हमेशा पास्ट में होती है। अब क्वेश्चन आप सोच रहे हो सर अगर मान लीजिए फ्यूचर में हो गया या प्रेजेंट में हो गया तब इस तरह की कोई चेंजिंग नहीं होती। केवल और केवल ये तभी चेंज होगा जब ये किस में होगा, पास्ट में होगा। ठीक है ना, ओके। तो आई के स्थान पे क्या लिख दिया आपने, ही लिख दिया। इज एमआर किस में जाएगा, मैंने कहा प्रेजेंट पास्ट में जाएगा, तो इज एमआर का पास्ट क्या होगा, वाज वर। ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। बस अ टीचर आपसे इमेज उतार दीजिए। मैंने बताया था ना कि केवल 3 चीजें ही बदलती हैं। ठीक है, तो एडवर्ब है नहीं, 2 चीजें बदल गई, पर्सन बदल गया, आई के स्थान पे क्या आ गया, ही। वर्ब बदल गई, इज एमआर की जगह पे वाज वर आ गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देते हैं, बहुत आराम से समझिएगा। एक बार में ना समझ में आए वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, 2-3 बार आप समझिएगा, इसके बाद भी नहीं समझ में आता तो कमेंट जरूर करिएगा। फिर देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहा गया राम सैड यू आर लेट टुडे। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। देखिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। राम सेम है, ठीक है। सैड अकेला है तो सैड ही रहता है, ये आप सैड ही कर दिए। मैंने कहा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का यूज करेंगे, ये मैंने दैट का यूज कर दिया। अब यहां पास देखिए सेकंड पर्सन है। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पास ये है कि ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तब क्या करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि मन में मी मान लेते हैं, माना कि यहाँ मी है, ठीक है ना। तो जब यहाँ हम मी मान लेंगे और ये शुरू में सब्जेक्ट है, ये यू है, ये समझिए, इसलिए मैंने टेबल को इरेज नहीं किया है, ये यू है, ठीक है, और ये मी है। पिताजी की दोस्ती, शेर पिता है ना, पिता की दोस्ती पिता से ही होगी। जो आपके पिताजी के दोस्त होंगे, अंकल जी ताऊ जी जो आएंगे, वो आपसे आपका काम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। आपका दोस्त ही आपसे हालचाल पूछेगा। आपके भाई का दोस्त जो होगा वो भाई के पास बैठेगा, आपके पास नहीं बैठेगा। तो पिताजी हैं तो पिताजी को निकलना पड़ेगा, ये दरवाजे से आवाज दिए तो पिताजी को निकलना पड़ेगा। तो ये मी किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, तो ये जो मैंने मी माना था वो किस में बदलेगा, आई में बदल जाएगा। तो यू के स्थान पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को 2 से 3 बार समझिए, वीडियो को रिपीट कर लीजिए। अच्छा, ये आई हो गया। इज एमआर किस में जाएगा, वॉज वर्ब में, तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। आई वॉज लेट। बस इतना ही कॉन्सेप्ट होता है। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया तो नरेशन आपसे बन गया। इसके आगे का जो टेंस संबंधी रूल होते हैं उसको हम दूसरे पार्ट में, जो तुरंत आपको मिलने वाला है, इसको हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। तब तक आप क्या करिए कि इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और इसके तुरंत बाद आप दूसरा पार्ट देखिए, यहीं से स्टार्ट होगा, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। उसमें हम टेंस की चेंजिंग बताएंगे। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद।